नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हमारे साथ में है निहाल यादव। और निहाल यादव लास्ट ईयर भी हमारे साथ में प्रिपेयर कर रहा था और इस बार भी उसने हमारे साथ में प्रिपेयर किया है, तो हम ये पूरा एक्सपीरियंस देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, निहाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So, hello everyone. My name is Nehal Yadav. Basically, I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh, but I stay in Mysore, Karnataka with my family. And I started my merchant navy journey with LifeX career, and I got proper guidance from Shobhi sir and got 3672 rank in IME City and sponsored by Tom Tankers and Maersk Line. ओके, दैट इज वेरी गुड। लास्ट ईयर जब तुमने ज्वाइन किया था, ठीक है, तब तो तुम्हारा इमेज काफी खराब था मेरे सामने, क्योंकि क्रिकेट तो अच्छा खेल नहीं रहे थे। मोरोवर वो एक आलसी वाला इमेज बना हुआ था और लास्ट ईयर की रैंक भी खराब थी। तो लास्ट ईयर का तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस कैसा था, ये बताओ। लास्ट ईयर क्यों ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ में? सर, जैसे कि मेरे बोर्ड्स होने के बाद मेरा जब रिजल्ट आया 12 अप्रैल को शायद, तो तब तक मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ नहीं पता था। और जैसे ही रिजल्ट आया, शाम तक एक इंस्टीट्यूट से कॉल आता है, मर्चेंट नेवी के बारे में आप प्रिपरेशन करना चाहते हो कि नहीं। फिर मैं मतलब उसके बारे में पता करने लगा, मतलब मर्चेंट नेवी कैसी फील्ड है। फिर सबसे पहला वीडियो मैंने आपका देखा था जब आप अनअकैडमी में आपने अपलोड किया था IME के बारे में। फिर मैं तुरंत बिना डिले किए इधर कॉल किया। फिर स्नेहा मैम थी, उन्होंने मतलब मेरे पेरेंट्स से बात की और मैं मतलब शॉक हो गया कि अभी तक जिंदगी में कभी मेरे पेरेंट्स मुझे अकेला बाहर नहीं जाने दिए। और स्नेहा मैम ने कन्विंस कर दिया कि फ्यूचर की बात है, तो उन्होंने मतलब 2 दिन के अंदर मुझे इधर भेज भी दिया। तो जैसे कि तब रैपिड बैच चल रहा था और आधा रैपिड बैच खत्म भी हो चुका था। तो जैसे कि मेरा 12th में पीसीएम तो 76 था, जो एक एवरेज है, पर मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। पीसीएम तो आ गया था पर मेरा बेसिक बहुत वीक था उस टाइम। मतलब ये जोश निकला था बच्चों में कि IME City इजी आता है, स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर करो। तो मेरे दिमाग में भी यही बैठा दिए थे। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि स्पॉन्सरशिप जो है वो डिफिकल्ट है और IME City इजी है, जबकि कहानी पूरी उल्टी है सिलेबस के टर्म्स में भी। यस सर, इसलिए मैं स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर करने लगा, क्योंकि मेरे पास 1.5 महीने बचे थे IME City के लिए भी और स्पॉन्सरशिप। तो मेरा स्पॉन्सरशिप तो अच्छा होने लगा, मतलब इंटरव्यू मेरे अच्छे जाने लगे। तो लास्ट ईयर भी मैं मार्क्स से स्पॉन्सर्ड हो चुका था, पर लास्ट में मेरी रैंक नहीं आई। मैं सोचा कि ये तो बहुत सारे लोगों के साथ रैंक नहीं आया, जो अच्छे पढ़ते थे उनकी भी नहीं आई। लास्ट ईयर अपने बैच में कई बच्चों के साथ हुआ था, याद होगा तुम्हें कि कई लोगों का स्पॉन्सरशिप क्लियर हो गया था और रैंक नहीं आ रही थी। यस सर। तो जैसे कि आपने बोला ब्लेम गेम, तो मुझे लगा मेरी गलती नहीं है, कुछ हुआ होगा IME City में। जैसे कि मैं बाद में धीरे धीरे, जैसे आप लास्ट ईयर भी बच्चों के एक्सपीरियंस लिए थे, तो मैंने उधर चंदन का एक्सपीरियंस देखा। तो उधर मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी उसमें, क्योंकि मैं प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया था। फिर रियलाइज हुआ मेरे बेसिक भी वीक थे और मैंने उस टाइम मतलब मैं डर रहा था ड्रॉप लेने के लिए, क्योंकि अब 1 साल ड्रॉप ले लिया, अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मेरा जो कर्नाटका KCET था उसमें 19,000 रैंक थी, जबकि मेरा स्कोर अच्छा था टेस्ट में, बस PCM की वजह से रैंक कम हो गई। तो फिर मैंने आपसे बात किया, फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि एक ईयर ड्रॉप लेता हूँ। तो मैंने 6 महीने मतलब दिसंबर तक घर पे ट्राई किया, पर सिलेबस का मतलब 2-3 चैप्टर से आगे ही नहीं बढ़ रहा था। घर पे प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो रही थी। ऑनलाइन क्लासेस लेकर क्या रिकॉर्डेड वीडियो देखते? हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो। फिर मतलब बहुत दिक्कत होने लगी। फिर मैं सोचा ये इस चीज सही नहीं है, तो मैं मतलब ऑफलाइन आ गया इधर दोबारा। फिर ऑफलाइन स्टार्ट। तो इस बार की तो खैर तुम्हारी प्रिपरेशन कंपैरेटिवली ठीक थी पहले वाले से। मतलब लास्ट ईयर तो मुझे नहीं मजा आया था उतना ज्यादा, इस बार तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक थी। इस बार का तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब अगर हम लोग अभी वो डिसिप्लिन वाला पार्ट और वो कंप्लेनिंग, डांट पड़ना, इन सब चीजों को थोड़ा साइड कर दें, क्योंकि ये इस बार का काफी बड़ा इशू रहा था। इन टर्म्स ऑफ स्टडीज तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार का? सर, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, जैसे कि मैंने बताया था मेरे बेसिक वीक थे, तो मैं जैसे इधर आया मैंने मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया। शुरू के 1.5 महीने तो मतलब रोज 5 बजे ठंडी में उठ के पढ़ना शुरू कर दिया। जो मेरा वीक था, जैसे मेरा फिजिक्स थोड़ा अच्छा था और पढ़ने में इंटरेस्ट था उसमें, मैथ वीक था, तो मैं शुरू मैथ से किया। रोज 2 घंटा मैथ और फिजिक्स में करता रहता था। फिर बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मतलब सुबह उठना छूट गया और 8 बजे से पहले उठ भी नहीं पा रहा था उसके बाद। तो जो मतलब शुरू का मोटिवेशन था वो बीच में खत्म हो गया। और तब तक मतलब 11th मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था 11th से अगर आएगा तो मैं कर लूंगा अच्छे से। ठीक है। फिर जब 12th का आया तो मतलब सिलेबस अच्छे से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि पहले मैंने 11th पूरा किया, अब 12th कर रहा हूँ। साथ में 11th को रिवाइज भी मुझे करना है कि मैं भूल ना जाऊँ। तो मतलब इस पार्ट में मुझे 12th में बहुत डिफिकल्ट हुआ। हाँ, बट अल्टीमेटली 12 तेरा हुआ। हाँ, मतलब हुआ, मतलब इतना हो गया कि एग्जाम अच्छे से, हाँ, कॉन्फिडेंट था अंदर। सैटरडे तो हमेशा मॉक टेस्ट रहता था, तो जो भी मैं पढ़ा हूँ
फ्राइडे तक मैं रिवाइज कर लेता, फिर सैटरडे पता चलता मैं कितना पढ़ा हूँ। तो ये मॉक टेस्ट और एनालिसिस शीट ने तेरी हेल्प करी, मतलब तूने यूज किया इसको हेल्प के लिए? हाँ, ये कैसे काम कर रहा था तेरे? सर जैसे कि मुझे मेरी एक्यूरेसी पता चली कि मेरी एक्यूरेसी कैसी है। मैं जब भी मतलब जब 100 मार्क्स के टेस्ट रहते हैं तो उसमें मेरे मिनिमम 28 हमेशा गलत होते, कितना भी मैं ट्राई करूँ 25 के नीचे कभी नहीं जाता था। 25, 28, 30 इतने गलत होते ही रहते। मैं लगता नहीं है मैं तुक्के मार रहा हूँ, पर वो एक्चुअली अपने आप लग रहे थे। हाँ, मुझे लगता है ये सॉल्व करने के बाद गलत आंसर आ जाता था और ऑप्शन में रहता था वो। तो इससे मुझे पता चला कि IMCT में भी ऐसा होगा ही। मतलब सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम या कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा थी। ठीक है, सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे मतलब मुश्किल क्वेश्चन तो बन जा रहे थे, पर सिली मिस्टेक से छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे कितने इंटरव्यूज दिए तूने, ये बता? मैम को 6-7 इंटरव्यू दिए और आपको 2 इंटरव्यू दिए। क्योंकि मैंने जब तेरा इंटरव्यू लिया था तो मैंने तो एकदम तहस नहस कर दिया था, डिस्ट्रॉय किया था तुझे, क्योंकि तू ऐसे लिख करके लाया था और मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस पे तेरे से क्वेश्चन पूछने चालू किए थे, याद होगा तुझे? हाँ सर। है ना? तो फिर वो इंटरव्यूज जो है वो तूने इम्प्रूव कैसे किए? जैसे 6-7 इंटरव्यूज से तो इम्प्रूवमेंट नहीं आया होगा, और कई सारी चीजें भी करी होंगी तूने। सर जैसे मैं लास्ट ईयर बताया था, मैं लास्ट ईयर जब आया था तो मैं उस टाइम सिर्फ इंटरव्यू करता था ज्यादातर। तो तब मेरा इंटरव्यू थोड़ा स्ट्रांग हो गया था। फिर बाद में घर पे जब था मैं मतलब आंसर्स बना के रखा था, उसको डेली बेसिस पे 1-2 आंसर्स ऐसे ही प्रिपेयर करता था। फिर बाद में मैं, जैसे आपको भी पता है, मैं बच्चों के इंटरव्यू भी लेता था, लाइफएक्स के भी बच्चों का लेता था और कई बाहर का भी लेता था। तो उसके वजह से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, और आंसर्स कैसे फॉर्म करना है दूसरों के आइडियाज लेके, उससे मैं इम्प्रूव करते गया। मुझे यही बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है। मुझे बाद में पता चला कि अपने ही हॉस्टल में ऐसा चल रहा है कि लोग यहाँ के बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चों को तो आपस में सजेस्ट करता हूँ। मतलब मेरा प्लान ये रहता है कि पहले बच्चे का जो वो होता है ना, हेजिटेशन खुलने का तरीका वही होता है कि 2 स्टूडेंट आपस में इंटरव्यू देंगे तो हेजिटेशन का फर्स्ट लेवल खुलता है। फिर वही स्टूडेंट जब एक कैडेट को देगा, जैसे मान लो तुम अक्षत को दे रहे हो, ठीक है, या मतलब तुमसे एक लेवल ऊपर कोई बंदा है उसको तुम दे रहे हो, तो तुम्हारा हेजिटेशन का दूसरा लेवल खुलेगा। फिर तुम किसी टीचर को दोगे, जैसे विवेक सर को दिया या कीर्ति मैम को दिया, तो एक और लेवल खुला। फिर जब मुझे दोगे तो नेक्स्ट लेवल ओपन होगा। तो मेरे लेवल तक आते आते बच्चे कई सारे इंटरव्यू दे चुके होते हैं। कुछ अपने मतलब साथ वालों को दे देते हैं, कुछ अक्षत को दिया या किसी और को दिया, ऐसे करके ऊपर आते हैं। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जैसे मैंने तेरा इंटरव्यू लिया था तो मुझे पता था कि यार इसका जो साइकोलॉजी है वो थोड़ा फिक्स है एक जगह पर। जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेकर के तू थोड़ा रिजिड था, जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। तो मैं ये सोच रहा था कि जब ये इंटरव्यू ले रहा है दूसरों के, ये खुद रिजिड है, दूसरों को कैसे वो कर रहा होगा, वो चीज तूने कैसे हैंडल करी? या उस लेवल तक लेकर के भी जाता था साइकोलॉजिकली, या नहीं लेकर के जाता था? सर मतलब किसका इंटरव्यू ले रहा हूँ वो भी डिपेंड करता था। जैसे कि मैंने लगभग 60-70 बच्चों के इंटरव्यू लिए थे ऑनलाइन। तो उसमें से मतलब एक तो मैं ये जानना चाहता था कि मेरा कंपटीशन कैसा है इंटरव्यू वाइज। तो उससे मतलब पता चला मतलब ठीक ठाक है, इतना हाई भी नहीं है कि सब लोग हर चीज में आउटस्टैंडिंग हो। कोई नॉन टेक में वीक है, कोई टेक में वीक है, कोई दोनों में अच्छा है, तो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। तो इससे मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं उन सब से तो थोड़ा ठीक ही हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद जब भी मैं क्वेश्चन पूछता था तो बच्चों को मतलब ये सिखा दिया था कि रट के जाना है सिर्फ। उन बच्चों को सिखा दिया मतलब उन्हें यही लगता था कि हमें रटना है, उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके। और जब भी मैं उसके बाहर कुछ भी एक क्वेश्चन भी पूछता उधर फंस जाते थे। अच्छा। अब जिस बच्चे की इंग्लिश और कॉन्फिडेंस अच्छी है वो तो संभाल लेता था, पर जिसकी अच्छी नहीं है वो उधर फंस जाता था। ओके 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 ओके। तो ऐसे जब तुमने 60-70 इंटरव्यू लिए होंगे तो तुम्हें ये आइडिया तो मिल ही गया होगा कि तुम्हारा कंपटीशन क्या है और क्या नहीं है। और दूसरी बात, जैसे जो हम एक डेप्थ में घुसते हैं ना क्वेश्चन की, जैसे मान लो कि जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ यहाँ पे और मैं पूछूंगा कि सपोज करो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप मुझे बताओगे कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये तो रटा हुआ आंसर हो गया। फिर मैं पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज मोमेंटम। फिर जब वो मोमेंटम बताता तो मैं बोलता हूँ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, थोड़ी डेप्थ में जाने के लिए। ऐसी डेप्थ में जाते थे इंटरव्यू में? हाँ सर, कभी कभी जाता था। हाँ। मतलब जैसे कि सेम क्वेश्चन मैं भी पूछता था, न्यूटन सेकंड लॉ बताओ, तो वो लोग बोलते थे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं पूछा ये कहाँ से डिराइव हुआ है? तो उधर वो लोग सोचने लगते थे। अच्छा, कि रेट ऑफ मोमेंट, चेंज ऑफ मोमेंटम। उन्हें यही मतलब यही नहीं पता था कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है। मतलब वो कुछ और थर्ड लॉ बना, वो फर्स्ट लॉ पहले बताते, ये पूछते। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से तो ये ठीक है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से,
लेकिन एक तरीके से मुझे ये वो भी लगता है कि जो बच्चा पैसे दे रहा है वहाँ पे, उसको लग रहा है कि कोई टीचर मेरे से पूछेगा और सजेशन देगा। लेकिन मतलब मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि कंप्लीटली राइट है या कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। इन योर टर्म्स इट इज गुड, क्योंकि तुमने वहाँ से काफ़ी कुछ सीख लिया। 60-70 इंटरव्यू लेने के बाद भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलता है। बट बच्चों के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कल को तुम्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिले जो तुम्हारे साथ का ही और बोले, अरे भाई तू ही मेरा इंटरव्यू ले रहा था। तो ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? मतलब जब फ्लीट का पेपर एक देने गया था, हाँ। तो उधर वो बंदा मिला था जिसका मैं इंटरव्यू लिया था। गुड वन। अच्छा, ये इसमें पैसे वैसे भी मिलते हैं कुछ? हाँ सर, मतलब कुछ मिलते थे। कुछ मतलब कुछ आइडिया बता देना जल्दी से। सर मतलब इतना बता सकता हूँ कि मैं 2 हफ्ते ही बस इंटरव्यू लिया और 2 हफ्ते में मैं 1100-1200 कुछ मतलब 2 हफ्ते। उतने में 60-70 ले लिए तूने इंटरव्यू? हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब जो भी कैलकुलेशन करना चाहेगा वो डिवाइड करके पता कर सकता है यार कि कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। बट मतलब यार मेरे हिसाब से ना एक जगह थोड़ा गड़बड़ भी लगता है मुझे कि अब जैसे तुझे सपोज कर पैसे मिल रहे हैं 1100-1200 रुपए, अगर तूने 2 की बजाय 4 हफ्ते बर्बाद कर दिए होते तो तेरी रैंक भी अफेक्ट होती उस जगह पर। सर मैं नहीं सोचता कि ये होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीमार होने के बाद मैं सिर्फ 8 बजे या 9 बजे उठता था, तो मुझे वो बदलना था। तो मैं क्या करने लगा कि 7:45 से 9 o'clock तक इंटरव्यू लेता था। तो मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब जल्दी उठना है, इंटरव्यू लेना है। दैट इज गुड, दैट इज गुड। इन योर टर्म इट इज गुड, इन योर टर्म इट इज गुड, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि तूने इसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया। इन योर टर्म इट इज वेरी गुड। बट जनरली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बच्चों को ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई फिर लूज कर देते हैं उस एंड पे और दूसरी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। बट चलो ठीक है, एनीवे तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी काम की चीज़ रही है, ठीक है, और तुम्हें हेल्प भी मिली है। मतलब अब देखो, एक तरीके से देखा जाए तो तुम ड्रॉपर ही हो। हाँ सर। है ना, 1 साल तो तुमने भी ड्रॉप लिया है। यस सर। जो भी ड्रॉपर है या इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट है, तुम्हारा अपना क्या सजेशन है उसके लिए? सो उनके लिए एक ही सजेशन है कि अगर ड्रॉप ले रहे हो तो किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट या कोई प्रॉपर कोच से बात करके फिर ड्रॉप लो और उनके साथ तैयारी करो। मतलब जैसे कि मैंने सोचा मैं खुद तैयारी कर लूँगा, पर मुझे पता चल गया खुद से प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती है। तो कितना भी कर लेंगे पर जितना एक प्रॉपर कोच के साथ हम कर पाएंगे उतना खुद से नहीं कर पाएंगे। अगर प्रिपरेशन करनी है तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट और प्रॉपर कोच को चुनना चाहिए। एंड अब अभी मेरे ख्याल से तुम डिसाइड करने वाले होगे कि तुम टॉम में जा रहे हो या मास्क में जा रहे हो? डिसाइड कर चुका, टॉम टैंकर्स में जाना है। चलो ठीक है। टॉम टैंकर्स मतलब तोलानी? हाँ, तोलानी में सर। चलो, ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर योर फ्यूचर एंड होपफुली तुम DNS कंप्लीट करके आओगे तो फिर से हम यहाँ पे एक बार वो शूट कर रहे होंगे पॉडकास्ट, क्योंकि अभी तो हम पॉडकास्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ में ही शूट कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।